एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल कुशिका एजुकेशन। माय नेम इज निधि और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि JSSB के लिए किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो कि आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाए। क्या बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है और किस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो 10 या 12 घंटे या 8 आवर्स जितने भी घंटे आपको पढ़ाई करनी है उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न पे आऊँगी। आपको पता है JSSB में आपका जो एग्जाम है, TGT है, PRT है या कोई भी आपका LDC वाला एग्जाम भी है, कोई भी एग्जाम है, तो उसमें जो पेपर 1 है वो सबका सिमिलर होगा, सबका सेम होगा, राइट। मतलब जो आपका फर्स्ट पोर्शन है वो क्या होगा, सबका मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और GS नहीं, GE है जनरल अवेयरनेस। वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो सबका सब्जेक्ट है, जो सबको अपने सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपकी बुक्स हैं, जो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ी है और जो आपकी NCERTs है वही आपको फॉलो करनी है अपनी सब्जेक्ट पोर्शन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आज हम फर्स्ट पार्ट है जो पेपर 1 है उसके लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पेपर 1 में आपके 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले आता है आपका इंग्लिश जो है आपका 20 मार्क्स का इंग्लिश है, मैथ्स भी आपका 20 मार्क्स का है, रीजनिंग, हिंदी और GE ये सारे आपके 20 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो ज्यादा स्कोरिंग है या कम स्कोरिंग है। तो देखो जो आपका फर्स्ट है पेपर 1 है उसमें आपको 40%, दोनों में ही 40% आपको लेकर चलने हैं। आई होप आप जो सेकंड पार्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप 40% इजीली स्कोर कर सको, क्योंकि आपकी सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होती है और अगर आपकी कमांड नहीं है तो आपको वो बनानी पड़ेगी, तभी आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो पाएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बिना सब्जेक्ट के आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको अपना सब्जेक्ट है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं पेपर 1 पे। पेपर 1 में आपके 5 जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक GE ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, जिसको आप एक एक नंबर के लिए आपको इतने सारे सब्जेक्ट उसके अंदर कवर करने पड़ते हैं। ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, करंट अफेयर्स। तो इसमें क्या है, आपका जो टाइम है, मतलब जो पढ़ने का टाइम है वो बहुत ज्यादा है और जो मार्क्स हैं उसमें वो मिनिमम है। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि सबसे पहले जो आपकी बाकी के 4 पोर्शंस हैं वो आप स्ट्रॉन्ग करो कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स वहीं पर स्कोर हो जाए। जैसे कि आपका पोर्शन हो गया इंग्लिश का है, आपका पोर्शन हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इन चारों में आप इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो कि आपका जो सब्जेक्ट पोर्शन में भी अगर कुछ ना कुछ कहीं पर गड़बड़ रह जाती है तो भी आप यहीं पर उसको पूरा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं बोल रही हूँ बार बार, जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने सब्जेक्ट में कमांड होनी ही चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट जो 4 मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं GA को छोड़ के, असल में जो GA है उसमें भी बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। वो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, उसके रट्टे मारने स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो GS नहीं, वो GA है। GA मतलब जर्नल अवेयरनेस, ना कि जर्नल स्टडीज। तो जर्नल अवेयरनेस में आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको पता होने चाहिए, जिसके लिए आप अवेयर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि जो सबसे बड़ी पर्वत की चोटी कौन सी है, ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो जनरल हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ना कि डीपली आपसे GK में वो पूछेगा। तो अगर आप GS पे इतना ज्यादा टाइम खराब करोगे तो आप अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ वो ऐसा पोर्शन है सबसे ज्यादा वास्ट है और सबसे ज्यादा कम स्कोरिंग है, क्योंकि वो भी 20 मार्क्स का है और बाकी का पोर्शन आप ये देखिए 100 में से 80 मार्क्स पे अगर आप अच्छे से कमांड कर सकते हो। आई थिंक GA वाला पोर्शन इतना तो बेसिक आप पढ़कर ही जाओगे कि जो आपके 20 में से है 10 क्वेश्चंस भी अगर आपके ठीक हो जाते हैं, 8 क्वेश्चंस भी आप ठीक हो जाते हैं, तो 100 में से 88 क्वेश्चन पर आप काम कर सकते हो, ठीक है। और उसमें आपको 40% लेना है तो एटलीस्ट मैं चाहूंगी 70 मार्क्स आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो फर्स्ट पोर्शन में। 70 मार्क्स अगर आप कर लेते हो पहले पोर्शन में और बाकी आपका सब्जेक्ट पे आपका कमांड है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मैं आप बुक्स अब बताना चाहूंगी। आपको पता लग गया कि किस तरीके का पैटर्न है। फर्स्ट पेपर 1 जिसमें 5 सब्जेक्ट सबके सेम आएंगे, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और GA, और सेकंड पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, ठीक है। अब आते हैं बुक्स पर, किस तरीके से हर पोर्शन को हम स्ट्रॉन्ग करते चल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश। देखो इंग्लिश मैंने भी अपनी जो क्लासेस है वो स्टार्ट की है। मैं ये नहीं कह रही आप उसी को देखो, बट मैं इतना श्योरिटी से कह सकती हूँ कि मैं इंग्लिश है वो बेस्ट कराऊंगी अपने लिए, मतलब अपने अकॉर्डिंग मैं अपना बेस्ट दूंगी। और आपकी जो इंग्लिश है वो मतलब आपके बहुत अच्छा जो 20 मार्क्स हैं उसमें से आपका बहुत अच्छा जो स्कोर है वो आ सकता है, मैं इतनी श्योरिटी आपको देती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप पूरा का पूरा मुझ पर ही डिपेंड हो जाओ। जो बुक्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। मैं अभी कह रही हूँ, चाहे मेरी वीडियो है वो आप उसको एक तरीके से साइड में रख सकते हो, लेकिन जो आपकी बुक्स हैं वो आपको
चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे चैनल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि ये जो है आप सिर्फ ये लेक्चर्स देख लो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बिना बुक्स के कोई सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये बात मैं खुद कह रही हूँ। आपको जो बुक्स हैं वो आपको एक बार नहीं बहुत बार उन बुक्स को रिवाइज करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। तो इंग्लिश के लिए जो मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, तो मेरे हिसाब से मैंने जितना भी कंक्लूजन यही है। मैंने सुना था कि प्लेन टू पैरामाउंट सच में अच्छी है, ये है, और मैंने पढ़कर भी इसको देखा, और एक बार नहीं मैंने बहुत बार पढ़ी है वो बुक। सच में जो प्लेन टू पैरामाउंट है वो बहुत अच्छी बुक है, तो आप उस बुक की हेल्प ले सकते हो अपने इंग्लिश पोर्शन के लिए। उसके अलावा आपको एक सिंगल भी बुक, कोई और बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो आपके रूल्स हैं सारे, जो बेसिक्स हैं, वो सारा आपका वहां से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इंग्लिश का बेसिक्स आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया प्लेन टू पैरामाउंट से, आपने सारे रूल्स पढ़ लिए, उसको बार बार रिवाइज कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस टेस्ट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से आपको पता लगेगा कि आपको कहाँ पर ज्यादा फोकस करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और किस तरीके से आप जो आपकी प्रिपरेशन है उसको किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। तो प्लेन टू पैरामाउंट पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो, और आपको प्रैक्टिस टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं भी डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराती हूँ। जिन बच्चों को, जिनका जो बेस है इंग्लिश, जिनकी अच्छी खासी है, या फिर बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको जरूरत नहीं पड़ती, तो वो डायरेक्ट उसको एक प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पे कर सकते हैं। 25 क्वेश्चंस में डेली इंग्लिश के कराती हूँ, जिसमें से आप उस 25 क्वेश्चंस में से आपके कितना स्कोर हो रहा है वो आप देख सकते हो। मतलब 25 में से 22 अगर आप स्कोर कर रहे हो तो मतलब आपका प्रिपरेशन अच्छा है, आपका जो इंग्लिश है वो अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कमजोर है तो डेली में उसमें बहुत सारे रूल्स हम कर रहे हैं, और मैं एक क्वेश्चन के साथ अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रही हूँ कि कैसे कौन सा रूल फॉलो हुआ है। तो सारे रूल्स मैं आपके एग्जाम से पहले सब कुछ पूरा इंग्लिश है वो अच्छे से कवर करा दूंगी। तो इंग्लिश पोर्शन हो गया। जो वोकैब है वो डेली में सुबह डालती हूँ। वोकैब देखो आपको कैसे लर्न करनी है। वोकैब आपको सुबह उठते ही सबसे पहले वो वर्ड्स आपको निकाल लेने हैं साइड में कि आज मुझे ये वर्ड्स लर्न करने हैं। तो वो वर्ड्स को आप कैसे लर्न करोगे, सुबह आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी की वीडियो देखी है, ठीक है, तो आपने वो वर्ड्स एक नोटबुक पे लिख ली, आपने समझ लिया कि हाँ भाई इस तरीके से क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं आपको वोकैबुलरी के लिए भी कि किस तरीके की आती है वोकैब, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करोगे। तो आपको वोकैब सुबह देख ली आपने, उसको नोट डाउन कर लिया, और नोट डाउन करने के बाद आपके जो टाइम स्लॉट्स, जो बीच में जो गैप्स हैं, उसमें आप उसको रिवाइज करोगे। एक बार सुबह अच्छे से लर्न करोगे, उसके बाद पूरा दिन में आप उसको 2 या 3 घंटे में, हर 2 घंटे में एक बार उसको फिर से रिवाइज करोगे। इस तरीके से आपको वोकैब याद करते चलना है। आपको कुछ टाइम बाद आप खुद देखोगे कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है आप बहुत अच्छे से पकड़ पा रहे हो कि एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। सच में जो वोकैबुलरी है वो थोड़ा सा टफ लगता है शुरू में, लेकिन आप जैसे ही 1 महीना आप मुझे दो, 1 महीने में आपकी जो वोकैब है वो अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। तो वो आप खुद से भी कर सकते हो, कि मैं ये नहीं कह रही आप वही करो, आप खुद से भी कर सकते हो। जो आपकी कोई भी बुक है, आप डेली उस बुक में से आपको 20-40 जितने भी वर्ड्स आपको लर्न कर रहे हैं, वो आपके डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी कितनी है एक चीज को लर्न करने की, आपको उसको मेमोराइज करने की, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जितने आपने सुबह सुबह वोकैबुलरी के लिए वर्ड्स निकाले हैं, पूरा दिन किसी भी बुक में से निकाले हैं, नेट से निकाले हैं, किसी वीडियो से निकाले हैं, वो आपने लिखे और उनको पूरा दिन आपको याद करते चले जाना, ठीक है। तो ये पोर्शन हो गया इंग्लिश का। इंग्लिश कंप्लीट हो गई प्लिंथ से, सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, प्रैक्टिस टेस्ट से, ये तीनों चीजें आपकी हो चुकी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स भी बहुत ज़्यादा टफ लगता है, जिनका खासकर मैथ सब्जेक्ट नहीं है तो वो इसमें बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उसको छोड़कर चलते हैं। लेकिन देखो DSSB में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। और पिछली बार तो आपने देखा ही होगा कि कैलकुलेशन ही इतनी ज़्यादा दी गई थी कि जो अच्छी खासा जिनका मैथ्स है वो भी ढंग से नहीं कर पाए पेपर को, ठीक है। तो कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो कैलकुलेशन किस तरीके से आप फास्ट कर सकते हो वो मैं अलग से एक उसमें आपको बता दूंगी कैसे कर सकते हो आप। और जो आपके ट्रिक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए आपको वो ट्रिक्स है, थोड़ा सा शुरू में टाइम लग सकता है। आप शुरू में बोलोगे कि इससे ज़्यादा तो मैं मल्टीप्लाई अपने जो पुराना तरीका उसी से कर लेता हूँ, लेकिन एक्चुअली में जब आप ट्रिक्स को अपने रूटीन में लेकर आने लगते हो तो वो बहुत ज़्यादा आपका टाइम बचाती है, ठीक है। इसलिए जो ट्रिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको ट्रिक्स पर भी ध्यान देना है। और उसके अलावा जो मैथ्स के लिए आपको सीधा क्वेश्चंस पे नहीं जाना। सबसे पहले आपको हर चैप्टर, जो मैथ्स के सारे चैप्टर्स का नोट्स, किसी भी आपका कोचिंग सेंटर का कोई भी नोट्स है, फॉर एग्जाम्पल राकेश यादव जो आपके नोट्स हैं पब्लिकेशन के, राकेश यादव पब्लिकेशन के नोट्स आप कर सकते हो, सारे चैप्टर्स वहां से कर सकते हो। उसको एक बार नहीं करना, बार बार नोट्स को रिवाइज करना है। सेकेंड थिंग्स, नोट्स आपने कर लिए, उसके बाद आप करो प्रैक्टिस। जो क्वेश्चंस हैं आपके सारे चैप्टर्स की, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो बहुत सारे, ठीक है। डेली आपको ये मान के चलिए कि आपको 2-3 घंटे, अगर आपका मैथ्स वीक है 2 घंटे आप मैथ्स को जरूर दो।
ठीक है। और अगर मैथ्स आपका सब्जेक्ट है तो आपको ज़्यादा टाइम उस पर देना पड़ेगा। तो 2 घंटे आपने मैथ्स को दिए हैं अगर आपका वीक है तो। अदरवाइज जिसका स्ट्रॉन्ग है वो फटाफट से जितने भी वो क्वेश्चन लगा सकता है, 50 क्वेश्चंस या डेली जितने क्वेश्चंस वो लगा सकता है, वो उतना अच्छा है। ठीक है। तो आपको नोट्स करने हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, और फिर आप प्रीवियस ईयर आपको साथ के साथ करने हैं। प्रीवियस ईयर हर सब्जेक्ट के आपको करने हैं। ठीक है। तो इंग्लिश के लिए हो गई प्लेन टू पैरामाउंट है आपके इंग्लिश के लिए। मैथ्स के लिए आप राकेश यादव पब्लिकेशन है या फिर भारती के नोट्स है या फिर कोई भी आप नोट्स हैं, वो सारे एक बार आप सारे चैप्टर्स नोट्स सबसे पहले करोगे, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे। ठीक है। थर्ड है हिंदी। हिंदी के लिए आप 9th और 10th की जो व्याकरण की बुक है वो भी इनफ है। आपको क्या करना है, आपको सिलेबस लेना है DSSB का, उसमें जो हिंदी के टॉपिक्स है, हिंदी के टॉपिक्स आप देखोगे और वो टॉपिक्स आप 9th 10th में करोगे। अगर आप 9th 10th की जो व्याकरण है उसको नहीं छेड़ना चाहते तो पतली सी बहुत सारी आपको मार्केट में मिल जाएंगी हिंदी के लिए, कोई भी आप ले सकते हो वो, क्योंकि हिंदी में इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी में आप किसी भी रेफरेंस बुक को ट्राई कर सकते हो। अगर आप ल्यूशेंट करना चाहते हो, सोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, कोई भी पतली सी जिसमें सारे मतलब कम मैटर हो लेकिन सारा मैटर हो। ठीक है। इस तरीके से जो समराइज करके एक तरीके से कोई भी बुक आप उसके लिए अरिहंत की या फिर ल्यूशेंट की या कोई और बुक है या किसी के नोट्स हैं आपके पास हिंदी के किसी कोचिंग सेंटर के, वो इनफ है। बाकी आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, आपको हिंदी की डेली प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। जो प्रीवियस ईयर आप कर रहे हो या टेस्ट सीरीज जो आप कर रहे हो, इसी से आपकी हिंदी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज आपका जो बचता है रीजनिंग। देखो अगर आप कुछ तो आप मैथ्स कर रहे हो तो मैथ्स के साथ आपका जो रीजनिंग है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है। जो बच्चे जिनका मैथ्स अच्छा होता है उनकी रीजनिंग भी मोस्टली अच्छी होती है। लेकिन अगर आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है तो रीजनिंग के लिए आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे कि आपको कोई भी चैनल जिस पे रीजनिंग कोई करा रहा है, आप सिंपली रीजनिंग की, अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता है तो एक बार आप उस पर्टिकुलर टॉपिक, मतलब सारे एक टॉपिक आपके पास सिलेबस होना चाहिए, उस सिलेबस में से कोई भी टॉपिक आप फर्स्ट टॉपिक आज कर रहे हो, सेकंड टॉपिक आज आप कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी लेक्चर देखो। ठीक है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा। तो लेक्चर देखने के बाद आप सिंपल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जो टेस्ट बना रहे हो उसमें आपकी रीजनिंग साथ के साथ होती चली जाएगी। ठीक है। रीजनिंग का इतना बड़ा कोई काम नहीं है, इश्यू नहीं है, वो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट बचता है आपका GA, जर्नल अवेयरनेस। तो जर्नल अवेयरनेस के लिए मैं आपको बोलती हूँ, एक तो आपको थोड़ा सा करंट डेली, ठीक है, वो भी सिर्फ इंपॉर्टेंट, और बल्कि मैं ये सोचती हूँ कि जो करंट है में डेली हम उसको ना ही करें तो बेटर है। आपको वीकली जो करंट्स है या फिर मंथली वो जो करंट्स है वो आप एक बार में कर लो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसी को बार बार फिर आप रिवाइज करो, वो बेस्ट रहता है। डेली के डेली आप करंट अफेयर्स पे टाइम खराब करो, क्योंकि जरूरी नहीं है डेली इतनी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिले। लेकिन जो आपका मंथली बन रहा है, वीकली बन रहा है आपका करंट अफेयर्स का लेक्चर, तो उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट है वही आपको मिलेंगी। इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ अगर आप वीकली या मंथली करंट अफेयर्स को कवर करो तो वो आपके लिए बेटर है। उसके बाद आपको जो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको क्या करना है, जो सारी चीज़ें हैं जैसे पॉलिटी है आपके पास या फिर आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसमें से वो चीज़ करो जो आपको, मतलब सब बच्चों को जैसे आप बचपन से पढ़ते जा रहे हो, आपके प्रेसिडेंट्स के बारे में है, प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में है, सबसे फर्स्ट फीमेल है, ठीक है, या फिर आपका फर्स्ट जो आज़ादी के बाद पहले ब्रिटिश जनरल गवर्नर्स हैं आपके, या फिर जो ज्योग्राफी में आपकी माउंटेन्स है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ये सारी चीज़ें आप करो, ना कि पूरी की पूरी उसकी हिस्ट्री पे आप अच्छे से उसके डीपली जाओ। ठीक है। क्योंकि GS मतलब जनरल स्टडीज़ नहीं है, जनरल अवेयरनेस है कि आप अवेयर कितने हो, वो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो GS के जो क्वेश्चन GA के किस तरीके के आते हैं वो मैं डेली आपके 3 से 4 क्वेश्चन डेली पोस्ट कर दूंगी, तो उससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा और उससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी किस तरीके के क्वेश्चन DSSB में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट इज इंग्लिश, जिसमें आपको सिर्फ प्लेन टू पैरामाउंट काफ़ी है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपको प्रैक्टिस टेस्ट देनी है डेली। ठीक है। सेकंड इज मैथ्स। मैथ्स में आपको किसी के नोट्स पढ़ने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस। अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जा सकते हो, लेकिन जिसको स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना है तो वो सबसे पहले नोट्स पढ़ेगा अपने और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब में है। ठीक है। रीजनिंग के लिए मैंने बताया है, कोई भी बुक आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जो टॉपिक नहीं आता है, जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उनका एक लेक्चर देखो, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो और उसकी प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से सिर्फ। ठीक है। उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है जिसकी रीजनिंग नहीं है अच्छी, वो भी सिर्फ लेक्चर्स से ही अपनी रीजनिंग अच्छी कर सकता है। लेक्चर्स देखो, क्वेश्चंस लगाओ, लेक्चर्स देखो, क्वेश्चंस लगाओ, रीजनिंग ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी हो जाएगी। GA का मैंने आपको बता दिया है, उस पर इतना टाइम वेस्ट मत करना कि पूरा दिन आप जीके पढ़े जा रहे हो, हिस्ट्री के रट्टे लगाए जा रहे हो, ये गलती मत करना। क्योंकि ये देखो, आप 200 में से 180 मार्क्स का अगर आप अच्छा कर पा रहे हो तो 20 में से जो एक्स्ट्रा बचे उसमें से 10 आप स्कोर कर लोगे। ठीक है।
और वो भी सिर्फ जो मैं आपको क्वेश्चंस आपको बता दूं किस तरीके के आते हैं, ठीक है। हिंदी पोर्शन में आपको बता चुकी हूँ। 9th-10th की ग्रामर से आप टॉपिक वाइज कवर कर सकते हो कि तद्भव तत्सम शब्द क्या होते हैं, आपको सारे अलंकार आपने पढ़ लिए, समास आपने पढ़ लिए, उसके बाद क्वेश्चंस आप लगाओगे तो आपसे हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी पतली सी बुक या फिर किसी के नोट्स आप उसके लिए कर सकते हो। नाउ ये तो हो गई आपका एग्जाम पैटर्न जो 20-20 मार्क्स का आएगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको एग्जाम में। देखो जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, इंग्लिश वाले पोर्शन में 20 क्वेश्चन है आपके, तो 10 to 12 मिनट्स ही आप उसमें देना, ठीक है। इंग्लिश में आपको 10 to 12 मिनट्स ही आपको देने हैं। उसके बाद आता है आपका हिंदी पोर्शन, उसमें भी आपको सिर्फ 10 मिनट्स देने हैं। और आता है आपका जी के पोर्शन, जो जीए वाला पोर्शन है, जीए में भी आपको 10 मिनट्स देने हैं, ठीक है। जो मेन आपका टाइम है 20 to 25 मिनट्स आपका मैथ्स में जाएगा, ठीक है। देखो जीके वाला पोर्शन तो वैसे 5 मिनट में हो जाता है अगर आपको क्वेश्चन रीड किया आपने, और अगर आपको आता है तो आपने फटाफट आंसर लगाया, वरना स्किप कर दिया, ठीक है। तो 20 to 25 मिनट्स आपके किस में जाने चाहिए, मैथ्स में जाने चाहिए, और बाकी वही आपका 15 मिनट्स आप रीजनिंग का लेकर चलो। मतलब जो फर्स्ट पोर्शन है अगर आपका वो 60 मिनट्स में हो रहा है, ठीक है, 1 आवर में आपका फर्स्ट जो पोर्शन है वो हो रहा है, तो ठीक है, आप सही चल रहे हो। मतलब 60 से ज़्यादा टाइम मत लेना पहले पोर्शन में, ज़्यादा से ज़्यादा 70, ठीक है। 70 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लेना फर्स्ट पोर्शन में। उसके बाद जो 50 मिनट्स बचते हैं वो आपके रहेंगे, मैथ्स को मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो आपका पेपर 2 है मैथ्स के लिए 50 मिनट्स क्या 1 घंटा भी बहुत कम है, ठीक है। तो उनका तो अलग ही है क्योंकि उनको पूरा सोल्व करना पड़ता है, तो उनके लिए 1 घंटा भी कम है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 50 मिनट्स काफ़ी हैं। सिर्फ क्वेश्चन रीड किया और आपको 50 मिनट्स में आप 100 क्वेश्चंस को, मतलब अगर आप पूरे के पूरे पेपर में एक बार गो थ्रू हो जाते हो और आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो मान लीजिए आपका जो एग्जाम है बहुत अच्छा हुआ है। अगर आपने प्रिपेयर किया है, ये नहीं करना कि सिर्फ सारे क्वेश्चंस पढ़कर आ गए और आप सोच रहे हो कि सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ के अच्छे से तैयारी करके जा रहे हो और लास्ट तक पहुंच गए हो, तो आपका एग्जाम है वो काफ़ी अच्छा जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई एग्जाम की बात। अब आती है जो बुक्स है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो स्ट्रेटेजी पैटर्न है वो भी बता चुकी हूँ। अब मैं एक बार लास्ट में टाइम टेबल बता देती हूँ। टाइम टेबल ये सिर्फ मैंने आपकी साइड पे स्क्रीन में, आप स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये सिर्फ जो बच्चे जिन्होंने मुझसे मांगा था उनके लिए है। ये बाकी सबका टाइम टेबल अलग होता है, किसी को रात में पढ़ने की आदत होती है, किसी को दिन में। बट मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप दिन में ही पढ़ो, आप रात को पूरा 8 घंटे की अपना नींद लो और पूरा दिन आप उसको पढ़ो। तो ये मैंने टाइम टेबल अकॉर्डिंगली सबके लिए बनाया है। इसमें से 1 घंटा कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जो हाउस वाइफ्स हैं, जो घर पे काम करती हैं, उनको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए होता है अपने काम करने के लिए, तो वो भी इससे हो जाएगा। ये टाइम टेबल मैंने 10 आवर्स का बनाया है। तो 10 आवर्स मिनिमम अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं कि 10 घंटे तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि DSSB का एग्जाम है, इतना आसान लेवल नहीं होता। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन सच में इतना ज़्यादा कंपटीशन है। आप जब बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तभी काम चलेगा। तो 10 आवर्स हैं वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। इतना आप पढ़ोगे तो श्योरिटी से और अच्छे से, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना, सब बोलते हैं क्वालिटी पे ही ध्यान देना। अगर आप क्वालिटी आपकी होगी स्टडी में, तो आप श्योरिटी से 10 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो आपका एग्जाम है जो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए यहाँ पे आपका 6 to 7 आपको 10 से 6 रात को सोना है, 6 बजे 6 से 7 आपको अपना माइंड फ्रेश करना है, घूमना फिरना है, और 7 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना है। 7 से 9 आप 2 घंटे का ये स्लॉट है, यहाँ पर आप पढ़ने बैठ जाओगे, 2 घंटे पढ़ोगे। जो यहाँ पे हाउस वाइफ्स हैं, जो जिनको काम करना पड़ता है या जिनके पास जिनके बच्चे भी हैं, उनको थोड़ा टाइम नहीं लग पाता, तो वो 9 बजे तक उनके पास टाइम है। ये 2 घंटे सिर्फ आप छोड़ दो, तो मैंने 10 घंटे का जो टाइम टेबल बनाया है, आपके पास बचते हैं 8 घंटे, ठीक है। 8 घंटे बचे हैं, तो आप 8 घंटे भी आपके लिए बहुत है। 2 घंटे आप ये एक्स्ट्रा अपने काम के ले सकते हो, ठीक है। 7 से 9 आपका स्टडी टाइम हो गया। 9 से 10 फिर आप ब्रेकफास्ट है, जो भी आपको मोबाइल चलाना है, हल्का फुल्का घूमना फिरना है, तो वो आप 9 से 10 कर सकते हो। 10 से 12 फिर से आपको 2 घंटे बैठ जाना है, आपको अपनी स्टडी करनी है, ठीक है। 2 घंटे का ये आपका टाइम स्लॉट है। फिर 12 से 2 आप रेस्ट कर सकते हो, स्लीप कर सकते हो। जिसको दिन में सोने की आदत है वो सो सकता है, मोबाइल चला सकते हो, अपना लंच वगैरह जो भी आपको करना है। 2 घंटे का आपको सफिशिएंट टाइम मिला है यहाँ पे प्रॉपर दोबारा से रेस्ट करने का, ठीक है। अगर आप 2 घंटे यहाँ पर सो भी जाते हो या 1.5 घंटा, तो दोबारा से आपको रात तक नींद नहीं आएगी पढ़ते वक्त। तो यहाँ से उसके बाद फिर से आप 2 से 5 है, आप अपना 3 घंटे का टाइम स्लॉट लगाओगे। ये आपको यहाँ पे फिर से पढ़ना है अच्छे से। 5 से 6 आप फिर से रेस्ट करोगे। 6 से 7 यहाँ पे आपको ऑनलाइन आपको कोई वीडियोस देखनी है, किसी के लेक्चर्स देखने हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिर 7 से 8 अपना डिनर वगैरह करके आप 8 से 10 फिर से अपना 2 घंटे का टाइम स्लॉट लगाओगे। तो 2 और 3 घंटे के पीरियड्स में, स्लॉट्स में मैंने आपका ये जो टाइम टेबल है इसको बांटा है, जिसमें मैंने पूरा दिन आपको प्रॉपर रेस्ट दिया है। हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे का रेस्ट, 2 घंटे का रेस्ट, मतलब आप थकोगे भी नहीं और आपकी जो पढ़ाई है पूरा दिन वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है।
तो ये टाइम टेबल जो बच्चे फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिनका बाकी सबका अपना अलग क्राइटेरिया होता है, अपनी अलग उनकी कैपेसिटी होती है, वो उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई। कोई भी अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी की कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियो में आप इसकी जो क्वेरी है उसको क्लियर कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।